नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक मामूली क्लर्क जिसने कभी बड़ी तनख्वाह नहीं कमाई, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर इस दुनिया से गया, जबकि एक मशहूर डॉक्टर जिसने करोड़ों कमाए, कर्ज में डूबा हुआ मरा। पैसे की समझ कमाने से ज्यादा उसके मनोविज्ञान को समझने में है, और इसी गहराई को उजागर करती है ये किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। चलिए शुरू करते हैं प्रतीक की जिंदगी से, जिसने इस किताब की सीखों से अपनी किस्मत ही बदल डाली। मुंबई की एक गली में रहने वाला प्रतीक एक मिडिल क्लास परिवार से था। उसका सपना था पैसे वाला बनना। वो सोचता था बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए, पैसा आएगा और सारी परेशानियां खत्म। लेकिन असल जिंदगी सपनों से कहीं अलग थी। नौकरी मिल गई, पैसा भी आने लगा, पर शांति वो तो जैसे दूर ही होती जा रही थी। प्रतीक ने देखा कि उसके दोस्त जो कभी उससे कम कमाते थे, अब बड़ी गाड़ियां चला रहे थे। सोशल मीडिया पर लाइफस्टाइल दिखाना एक ट्रेंड बन गया था। वो भी इस दौड़ में लग गया। नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, हर वीकेंड पार्टी। पर महीने के आखिर में बैंक बैलेंस फिर जीरो। तभी एक दिन एक दोस्त ने उसे ये किताब दी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उस एक किताब ने प्रतीक की सोच ही बदल दी। अध्याय 1, धन की समझ कमाई से ज्यादा जरूरी है। प्रतीक अब एक अच्छी नौकरी कर रहा था। हर महीने सैलरी आती थी और एक ही हफ्ते में उड़ जाती थी। वो सोचता था अगर मेरी इनकम दोगुनी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पर हर बार जब तनख्वाह बढ़ती, जरूरतें भी बढ़ जाती, खर्च और ज्यादा हो जाता। यही तो आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से पैसे को संभालना। किताब में लेखक ने एक बहुत ही जरूरी बात बताई। अमीर बनने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है, पर अनुशासन और व्यवहार सही होना जरूरी है। सोचिए, एक आदमी जिसने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, किसी बड़ी डिग्री के बिना साधारण नौकरी की, पर जिंदगी भर छोटी छोटी सेविंग करता रहा। वही इंसान लाखों करोड़ों की संपत्ति बना गया। क्यों? क्योंकि उसमें एक आदत थी, धैर्य और संयम। दूसरी तरफ एक डॉक्टर जिसने करोड़ों कमाए, पर खर्च इतना किया कि जीवन भर कर्ज में डूबा रहा। इसका मतलब साफ है, अगर हम अपने व्यवहार, सोच और आदतों को सही रखें, तो कम कमाई में भी हम आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। धन को कैसे देखना है, कैसे समझना है, यही असली कुंजी है। प्रतीक अब समझ चुका था, मुझे कमाई बढ़ाने के पीछे भागने से ज्यादा अपने पैसों को समझदारी से चलाना सीखना होगा। अब उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं हर बार सिर्फ खर्च के बारे में सोचता हूं? क्या मैं सिर्फ दिखावे के लिए खरीदारी करता हूं? क्या मैं खुद को दूसरों से तुलना करके तनाव में डालता हूं? यही वो सवाल थे जिन्होंने प्रतीक की सोच को झकझोर दिया। लेखक कहते हैं, धन की सफलता आईक्यू से नहीं, ईक्यू से जुड़ी होती है। यानी कि कैसे आप भावनाओं को संभालते हो। डर, लालच, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता यही तय करती है कि आप आर्थिक रूप से सफल होगे या नहीं। इस अध्याय से प्रतीक ने पहली सीख ली, समझदारी से जीना शुरू करो, तभी सच्ची अमीरी आएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी इनकम से खुश नहीं हैं, तो पहले खुद से पूछिए, क्या मुझे पैसे की समझ है या मैं बस उसके पीछे भाग रहा हूं? अध्याय 2, भाग्य और जोखिम को समझना। एक शाम प्रतीक एक इंटरव्यू देख रहा था बिल गेट्स का। वो सोच रहा था, वाह, कॉलेज छोड़ा, फिर भी माइक्रोसॉफ्ट खड़ा किया, करोड़ों की कंपनी बना दी। लेकिन तभी किताब की ये लाइन उसके मन में गूंज उठी, कभी कभी सफलता का सबसे बड़ा कारण है सही समय पर सही जगह होना। बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ता था, उसमें अमेरिका के सिर्फ कुछ ही स्कूलों में से एक था जहां कंप्यूटर की सुविधा थी, और उसी कंप्यूटर से उसने प्रैक्टिस शुरू की थी। अब सोचिए, अगर बिल गेट्स किसी और स्कूल में होता जहां कंप्यूटर ही नहीं था, क्या फिर भी वही कहानी बनती?
शायद नहीं। यही फर्क है मेहनत और भाग्य में। प्रतीक ने अपने दोस्त शुभम का उदाहरण देखा। दोनों ने साथ ही स्टार्टअप शुरू किया था। शुभम की कंपनी अचानक उछल गई। एक इन्वेस्टर मिला और करोड़ों में डील हो गई। वही प्रतीक की कंपनी बस ठीक ठाक चल रही थी। पहले प्रतीक जलता था, खुद को कोसता था, लेकिन अब उसने किताब से सीखा, किसी की सफलता सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होती, उसमें भाग्य भी होता है। उसी तरह अगर कोई फेल हो जाए तो वो भी पूरी तरह उसकी गलती नहीं होती। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। मॉर्गन हाउजर लिखते हैं, किसी की कहानी पूरी जानने से पहले उसका मूल्यांकन मत करो, क्योंकि हम सिर्फ नतीजे देखते हैं, उस नतीजे तक पहुंचने वाली हर परिस्थिति नहीं। अब प्रतीक का नजरिया बदल चुका था। वो दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम नहीं समझता था, बल्कि सोचता, उनकी किस्मत अलग है, मेरी यात्रा अलग है, मुझे अपने रास्ते पर ध्यान देना है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको लगे कि आप मेहनत कर रहे हो पर फल नहीं मिल रहा, तो खुद से कहिए, मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं। बाकी चीजें समय और किस्मत पर छोड़ दो। और अगर आप सफल हो जाओ तो घमंड मत करो, क्योंकि वहां भी किस्मत ने साथ दिया है। कहानी से सीख, अपनी मेहनत करो, पर कभी भी पूरी कहानी को सिर्फ परिणाम से मत मापो। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, लेकिन तुलना मत करो। जो आपके हाथ में है, बस वही आपके काबू में है। अध्याय 3, पर्याप्त होना सबसे बड़ी जीत है। अब तक प्रतीक ने 2 बातें सीख ली थी। 1, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना। और दूसरी, सफलता में मेहनत के साथ साथ भाग्य और जोखिम का भी बड़ा हाथ होता है। लेकिन अब उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आई, जहां उसने सीखा पर्याप्त का मतलब क्या होता है और क्यों ये सोच इंसान को सच्चे अर्थों में अमीर बना सकती है। बात उन दिनों की है जब प्रतीक की पहली प्रमोशन हुई थी। सैलरी बढ़ी, ऑफिस में कुर्सी बदली और दोस्त बोले, अब तो तू बड़ी गाड़ी खरीद सकता है। प्रतीक का मन भी ललचाया। हर दिन इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करता, कारों की तस्वीरें देखता, रील्स में दूसरों की लाइफस्टाइल से तुलना करता। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त रवि ने उससे कहा, भाई, तू जो कर रहा है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा। आज कार की चाहे, कल बड़ा घर चाहिए, फिर अगली कार, फिर छुट्टी विदेश की। कभी न कभी रुकना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, अब काफी है। किताब में मॉर्गन हाउजल कहते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है वो और चाहिए की भूख। वो भूख जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब आप 1 लाख कमाते हो तो 2 लाख का सपना देखते हो। जब 2 लाख आते हैं तो 5 लाख की चाहत जागती है। और इसी लालच में लोग ऐसे फैसले लेते हैं जो उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। प्रतीक ने एक कहानी पढ़ी, हॉवर्ड शुल्ज और एक रिटायर्ड क्लर्क की। क्लर्क ने कभी ज्यादा नहीं कमाया, लेकिन खर्च भी सोच समझ कर किया। छोटे छोटे निवेश किए और अंत में 8 करोड़ की संपत्ति छोड़कर गया। और वही कई बड़े सेलिब्रिटी जिनकी इनकम करोड़ों में थी, आज कर्ज में डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी पर्याप्त होना नहीं आया। अब प्रतीक ने एक फॉर्मूला अपनाया। मेरे लिए सफलता का मतलब है संतुलित जिंदगी, न कि सिर्फ ज्यादा चीजें। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरे पास खाने को है? हाँ। रहने को जगह है? हाँ। शांति से सो सकता हूं? हाँ। तो फिर और किस लिए भागना? अब जब भी उसे कोई बड़ा खर्च करने का मन होता, तो वो अपने आप से कहता, क्या ये जरूरत है या बस दिखावा? और ज्यादातर जवाब मिलता, दिखावा। तो दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, कभी कभी जो हमारे पास है वो ही सबसे बड़ी दौलत होती है। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या आप सच में खुश हैं या बस ज्यादा की दौड़ में थके हुए? प्रतीक की जिंदगी अब बदलने लगी थी। उसके खर्च कम हो गए, बचत बढ़ गई और सबसे जरूरी,
उसे अब हर चीज में शांति दिखने लगी थी। अध्याय 4, धैर्य का जादू, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। एक शाम प्रतीक अपने मामा के घर बैठा था। वहां किताबों की अलमारी में एक कोना था, पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स का। मामा ने कहा, ये मैंने 1995 में खरीदे थे, भूल गया था। अब देख रहा हूं तो करोड़ों के हो गए हैं। प्रतीक चौंक गया। इतना पैसा कैसे? मामा बोले, मैंने सिर्फ इतना किया कि जो पैसा लगाया उसे छुआ नहीं। हर साल मुनाफा हुआ, फिर उस मुनाफे पर मुनाफा, और यही है चक्रवृद्धि ब्याज की असली ताकत। मॉर्गन हाउसल भी यही बात कहते हैं। वॉरेन बफे की असली दौलत की वजह उनकी समझ नहीं, बल्कि उनका धैर्य है। उन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और 90 साल तक किया। अब सोचिए, अगर वॉरेन बफे ने निवेश 40 की उम्र में शुरू किया होता तो क्या वो इतने अमीर होते? शायद नहीं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का असली असर समय के साथ आता है। पहले 10 साल में थोड़ा फायदा होता है, फिर अगले 10 साल में थोड़ा ज्यादा, और फिर 30 से 40 साल बाद चमत्कार। अब प्रतीक ने एक छोटा सा नियम बनाया, हर महीने की सैलरी से 20% बचाना और उसे अच्छे निवेश में लगाना, बिना बार बार बेचने या घबराने के। वो जान चुका था, धैर्य बाजार में सबसे कीमती मुद्रा है। जब आसपास लोग पैनिक में बेच रहे थे, जब अखबार डर फैला रहे थे, प्रतीक बस चुपचाप बैठा रहा। उसने अपने पैसे को काम करने दिया। इस अध्याय की असली सीख क्या है? अगर आप जल्दी में हो तो पैसा बना सकते हो, पर असली अमीरी बनती है धैर्य और समय से। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज को समय चाहिए। जादू करने के लिए निवेश को बार बार मत छेड़ो। उस बीज की तरह देखो जिसे आपने बोया है। हर दिन खुदाई करोगे तो पेड़ नहीं उगेगा। अब प्रतीक को एक और शक्ति का एहसास हुआ था, धैर्य। अब वो बाजार के उतार चढ़ाव से डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था जितना शांत रहोगे उतना बड़ा फल मिलेगा। तो दोस्तों, आप भी ये फैसला लीजिए, हर महीने कुछ बचाइए, निवेश कीजिए और फिर धैर्य रखिए। एक दिन आप खुद देखेंगे चमत्कार कैसे होता है। अध्याय 5, आपका व्यवहार आपकी संपत्ति तय करता है। एक दिन प्रतीक एक फाइनेंस सेमिनार में गया था। स्टेज पर एक बुजुर्ग आदमी आया। ना कोई महंगी घड़ी, ना महंगे कपड़े, सामान्य सी दिखने वाली शख्सियत। लेकिन जब उसने अपना परिचय दिया, मैंने अपनी जिंदगी में 30,000 रुपए की सैलरी से शुरुआत की थी, आज मेरी नेटवर्थ 50 करोड़ है। पूरा हॉल सन। प्रतीक के मन में सवाल उठा, इतना कैसे संभव है? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैंने कोई बड़ी इनकम नहीं की, ना किसी लॉटरी में जीता, ना कोई धांसू बिजनेस किया। मैंने बस एक चीज को सीरियसली लिया, अपने पैसे के साथ व्यवहार। यही बात मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में कहते हैं। पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, आपका बर्ताव पैसे के साथ तय करता है कि आप संपत्ति बना पाएंगे या नहीं। अब प्रतीक को समझ आने लगा था कि कई बार लोग बहुत कमा तो लेते हैं, लेकिन उनका व्यवहार, जरूरत से ज्यादा खर्च करना, दिखावे के लिए उधारी लेना, जल्दी अमीर बनने की कोशिश में जुआ खेलना, उन्हें बर्बादी के कगार पर ला खड़ा करता है। उदाहरण के तौर पर प्रतीक को याद आया, उसके एक कलीग ने क्रेडिट कार्ड से महंगा फोन खरीदा, फिर एक बाइक, फिर कपड़े, फिर दोस्तों के साथ पार्टी। 3 महीने बाद ईएमआई का बोझ, और फिर लोन लेकर लोन चुकाना। आखिरकार उसने नौकरी छोड़ दी और मानसिक तनाव में चला गया। दूसरी तरफ एक साधारण सी लड़की अनुष्का, जिसकी सैलरी प्रतीक से आधी थी, हर महीने 5,000 बचाती थी, और 4 साल बाद उसी ने डाउन पेमेंट देकर अपना घर खरीद लिया। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार पैसे के साथ अनुशासित था। प्रतीक अब हर खर्च से पहले खुद से पूछता, क्या ये मेरी जरूरत है या मेरी आदत? और यही बदलाव बना उसका सबसे बड़ा हथियार।
इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे कैसे खर्च, बचत और निवेश किया जाए, ये जानना। अगर आपका व्यवहार पैसे के प्रति गंभीर और स्थिर है, तो आप कम सैलरी में भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अमीरी आपके पास रखे पैसों में नहीं, बल्कि आपकी सोच और आदतों में होती है। अब प्रतीक खुद को पहले से ज्यादा संयमित और समझदार महसूस कर रहा था। उसे ये समझ आ गया था कि मेरे निर्णय ही मेरी संपत्ति बनाएंगे, न कि मेरी इनकम। अध्याय 6, कमाना आसान, बचाना कठिन। रविवार की एक दोपहर प्रतीक अपने पिताजी के पास बैठा था। पिताजी ने पुराने जमाने की बात बताई, जब मेरी सैलरी सिर्फ 800 रुपए थी, तब भी हर महीने 50 रुपए की बचत होती थी, क्योंकि खर्च सोच समझकर होता था। प्रतीक सोच में पड़ गया, मेरी सैलरी लाखों में है, लेकिन महीने के अंत में हाथ खाली क्यों रहता है? यही बात मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में कहते हैं। पैसे कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे बचाना एक कला है। अब प्रतीक ने अपनी लाइफ पर गौर किया। हर वीकेंड ऑनलाइन शॉपिंग, जोमैटो और स्विगी के ऑर्डर, सिनेमा घर के महंगे टिकट्स और क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर खरीदी गई चीजें। उसने देखा, मैं पैसे कमाने में लगा हूं, लेकिन वो सब उड़ जाता है बिना हिसाब के। पैसा बचाना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आज की दुनिया में हमें हर जगह बस यही सिखाया जा रहा है, खर्च करो, दिखाओ, जियो अभी। पर कोई ये नहीं कहता, बचाओ, सोचो और फ्यूचर की सुरक्षा करो। प्रतीक को याद आया, किसी ने कहा था, अगर आप अपनी कमाई से थोड़ा भी बचा नहीं पा रहे हो, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए। अब उसने खुद से एक छोटा वादा किया, हर महीने की पहली तारीख को पहले बचत, फिर खर्च। उसने अपने खाते में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दिया। सैलरी आते ही 20% सीधे निवेश खाते में। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन 1-2 महीने बाद ये आदत बन गई। अब जब उसका दोस्त कोई महंगी घड़ी दिखाता, वो खुद से कहता, जरूरत नहीं है, मेरे फ्यूचर की शांति इससे ज्यादा कीमती है। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में कहते हैं, बचत करना एक तरह की आजादी है, जो आपको समय के साथ बिना तनाव की जिंदगी देती है। तो दोस्तों, इस अध्याय से क्या सीख मिलती है? कमाई आपकी ताकत है, पर बचत आपकी सुरक्षा है। जो आप नहीं देख सकते, वही असली संपत्ति है। बचत का मतलब कंजूसी नहीं है, बल्कि समझदारी और जिम्मेदारी है। अब प्रतीक को एक अलग सुकून मिलने लगा था। महीने के आखिरी हफ्ते में भी उसका बैलेंस पॉजिटिव रहता था। वो अब ज्यादा न खरीदने में गर्व महसूस करता था। अध्याय 7, असली आजादी क्या है? एक दिन ऑफिस में प्रतीक की बॉस ने अचानक उसे कहा, कल रविवार है, लेकिन एक क्लाइंट मीटिंग है, तुम्हें आना पड़ेगा। प्रतीक ने मना करना चाहा, पर सैलरी, ईएमआई, जिम्मेदारियां उसके होठों को बंद करवा देती थी। वो मीटिंग के लिए गया, लेकिन रास्ते में बस एक बात उसके दिल में घूम रही थी, क्या मैं अपने ही जीवन का मालिक हूं? यही बात मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में कहते हैं। पैसे की सबसे बड़ी ताकत है आजादी, अपना समय अपनी मर्जी से जीने की आजादी। प्रतीक ने गौर किया, कई लोग करोड़पति हैं, महंगी कारों में घूमते हैं, पर फिर भी हर रात 11 बजे तक काम कर रहे होते हैं। हर बात बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हैं, हर फैसला पैसे के डर से लेते हैं। तो क्या ये अमीरी है? नहीं। फिर उसने देखा, उसके ही अपार्टमेंट में रहने वाला राजू भैया, जो एक छोटा सा किराना स्टोर चलाता था, हर दिन दोपहर में घर आता था, बच्चों के साथ खाना खाता, शाम को पार्क में टहलता। ना कोई बॉस, ना कोई अलार्म, सिर्फ उसकी मर्जी की जिंदगी। प्रतीक को समझ आ गया, असली आजादी है जब आप कह सको नहीं, बिना किसी डर या दबाव के। पैसा अगर आपको हां कहने की मजबूरी में धकेल दे, तो वो आपका मालिक है, लेकिन अगर पैसा आपको नहीं कहने की ताकत दे, तो आप उसके मालिक हैं। अब प्रतीक ने अपने जीवन का मकसद बदल दिया।
वो सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के पीछे नहीं भागा, बल्कि ऐसी फाइनेंशियल स्थिति बनाने में लगा जहां वो अपने फैसले खुद ले सके। उसने खर्च घटाए, बचत बढ़ाई, निवेश को मजबूत किया, ताकि कुछ सालों में ऐसा वक्त आए जहां उसे बॉस की मीटिंग को मना करने में डर न लगे। मॉर्गन हाउसल का कहना है, पैसा तब तक बेमतलब है जब तक वो आपको समय पर कंट्रोल ना दे। आज के जमाने में सच्ची लग्जरी बड़ी गाड़ी नहीं, बल्कि सुबह अपनी मर्जी से उठना है। तो दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख क्या है? कमाने के पीछे मत भागो। ऐसी फाइनेंशियल आजादी बनाओ जो तुम्हें खुद का मालिक बनाए। पैसे से सबसे कीमती चीज जो खरीदी जा सकती है वो है समय पर नियंत्रण। अगर आप किसी को ना कह सकते हैं तो आप सच में आजाद हैं। अब प्रतीक का नजरिया बदल चुका था। अब वो हर निर्णय में सिर्फ एक बात सोचता, क्या ये मुझे मेरी आजादी के करीब ले जा रहा है या मुझसे मेरी आजादी छीन रहा है? और यही बन गया उसकी जिंदगी का नया मंत्र। अध्याय 8, पिछले अनुभव हमारी सोच बनाते हैं। अब प्रतीक अपनी फाइनेंशियल लाइफ में काफी आगे बढ़ चुका था। उसने समझ लिया था कि आजादी सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन आज वो एक ऐसी बात जानने वाला था जो न सिर्फ उसके पैसों की समझ को बदल देगी, बल्कि उसके आसपास के लोगों को देखने का नजरिया भी। एक दिन प्रतीक अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मुलाकात कर रहा था। चाय की दुकान पर बैठे बैठे बात पैसों पर आ गई। कोई कह रहा था, शेयर मार्केट तो जुआ है यार। तो कोई बोला, एफडी ही सबसे सुरक्षित है। तीसरे ने कहा, क्रिप्टो से ही करोड़पति बन सकते हैं। प्रतीक थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर उसके मन में सवाल उठा, सभी की सोच इतनी अलग क्यों है? यही सवाल मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में उठाते हैं। हम पैसे के बारे में जैसा सोचते हैं वो हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से बनता है, ना कि सच्चाई से। अब प्रतीक को याद आया, जब वो छोटा था उसके पिताजी की नौकरी 2008 के मंदी में चली गई थी। तब उनके परिवार ने महीनों तक कठिन समय देखा। इसलिए उसके पिताजी आज भी किसी भी तरह का जोखिम लेने से डरते हैं। वो केवल सरकारी योजनाओं और एफडी में निवेश करते हैं। उनकी सोच उनके अनुभवों से बनी है। दूसरी ओर उसका दोस्त विशाल, जिसका चाचा शेयर मार्केट से करोड़पति बना था, वो कॉलेज से ही स्टॉक्स में ट्रेड करता आया है। उसके लिए मार्केट मौका। अब प्रतीक समझ गया कि हर इंसान का आर्थिक नजरिया उसके निजी अनुभवों की उपज है। इसका मतलब क्या है? जो इंसान गरीबी में पला है वो जोखिम से डरता है। जिसने निवेश से फायदा देखा है वो पैसा झोंकने से नहीं हिचकिचाता। और जिसने धोखा खाया है वो दुनिया को अविश्वास की निगाह से देखता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम सोचते हैं कि सब लोग हमारे जैसे सोचते होंगे, पर असल में हर किसी की सोच एक अलग दुनिया में बनी होती है। प्रतीक ने अब एक नई आदत बनाई। जब भी कोई फाइनेंशियल राय देता वो खुद से पूछता, क्या इस व्यक्ति का अनुभव मेरे जैसा है? अगर नहीं तो राय को सुनता जरूर, पर फैसला खुद के अनुभव और सोच के आधार पर लेता। अब वो किसी को गलत नहीं मानता, बल्कि समझता है कि सबका रास्ता अलग है, क्योंकि उनकी कहानी अलग है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, हर कोई अपने आर्थिक निर्णय अपने अनुभवों के आधार पर लेता है, ना कि डेटा या लॉजिक से। किसी को गलत कहने से पहले उसके बैकग्राउंड और अनुभव को समझना जरूरी है। पैसे की दुनिया में सही और गलत नहीं होता, केवल मेरे लिए क्या सही है होता है। अब प्रतीक खुद की सोच को लेकर और स्पष्ट हो गया था। वो दूसरों को सुनता जरूर था, पर उनकी राय को बिना जांचे मानता नहीं था। अब वो जान चुका था, मेरे अनुभव मेरी सोच बनाते हैं, पर मेरा ज्ञान उन अनुभवों से आगे भी मुझे सोचने की ताकत देता है। अध्याय 9, पैसे का असली उद्देश्य है शांति। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त प्रतीक ने देखा एक युवक ट्रैफिक में किसी और ड्राइवर से जोर जोर से झगड़ रहा था। गाड़ी महंगी थी, शायद BMW, पर चेहरे पर गुस्सा, तनाव और बेचैनी। प्रतीक मुस्कुराया और सोचा,
क्या यही है अमीरी? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा कमाने का असली मकसद होना चाहिए मानसिक शांति, ना कि दिखावा, ना प्रतियोगिता और ना ही किसी और को पछाड़ने की होड़। प्रतीक ने अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना शुरू किया। कई लोग ज्यादा कमा रहे थे, पर हमेशा चिंतित रहते थे। मार्केट गिर गया, क्लाइंट नाराज है, प्रोजेक्ट हाथ से निकला। वहीं कुछ ऐसे भी थे जो सादगी से रहते थे, पर उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति, एक संतोष होता था। अब प्रतीक ने खुद से सवाल किया, अगर पैसा मुझे मानसिक शांति नहीं दे पा रहा, तो मैं क्यों कमा रहा हूं? उसने जाना, शांति तभी मिलती है जब आप किसी और से अपनी तुलना बंद कर देते हो। आपके खर्च आपकी सीमाओं में होते हैं। आप जानते हो कि जो है वो पर्याप्त है। पैसा जब आपको यह महसूस कराए कि मैं सुरक्षित हूं, मेरा भविष्य भी सुरक्षित है और मैं आज में सुकून से जी सकता हूं, तभी वो पैसा असली है। एक बार प्रतीक अपने गांव गया, जहां उसके ताऊजी एक छोटा सा खेत संभालते थे। ना कोई सोशल मीडिया, ना बड़ी बड़ी गाड़ियां, ना लाखों की इनकम, पर हर शाम वो अपनी चौकी पर बैठते, माथे पर सुकून, हाथ में चाय और आंखों में तृप्ति। प्रतीक को उस दिन समझ आया, ये है असली अमीरी, जब आपके पास मन की शांति हो। मॉर्गन हाउसल का कहना है, पैसे का सबसे मूल्यवान उपयोग है वो जीवन बनाना जहां आप शांति से जी सकें, ना कि जहां आप लगातार दौड़ते रहें किसी अनदेखे लक्ष्य के पीछे। तो दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख क्या है? पैसा तभी अमूल्य है जब वो आपको चिंता से आजादी देता है। दौलत दिखाने की चीज नहीं है, बल्कि महसूस करने की चीज है, अंदर से। आपकी दौलत का माप आपके बैंक बैलेंस से नहीं, आपकी नींद की गहराई और चेहरे की मुस्कान से होता है। अब प्रतीक ने एक नया लक्ष्य बना लिया। ना सबसे ज्यादा कमाना है, ना सबसे ज्यादा दिखाना है, बल्कि सबसे ज्यादा सुकून से जीना है। और वो जान चुका था, पैसा कमाया जाता है जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी नहीं बिताई जाती पैसा कमाने के लिए। अध्याय 10, हमेशा लचीले रहो। प्रतीक अब अपनी फाइनेंशियल यात्रा में बहुत दूर आ चुका था। उसे समझ आ चुका था कि पैसा कमाना, उसे बचाना और उससे आजादी व शांति पाना कितना जरूरी है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा जैसी नहीं होती, वो कभी भी यूटर्न ले सकती है। और इस मोड़ पर प्रतीक ने जाना, लचीलापन ही असली ताकत है। एक दिन प्रतीक ने एक बड़ा निवेश किया, किसी नए स्टार्टअप में जो उसे बहुत भरोसेमंद लगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन 6 महीने बाद कंपनी बंद, लाखों का घाटा। पहले का प्रतीक होता तो टूट जाता, हिम्मत हार जाता, लेकिन अब का प्रतीक मुस्कुराया और बोला, ये भी सीख है और मैं तैयार हूं अगली कोशिश के लिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जिंदगी में प्लान बनाना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उन प्लान्स को बदलने की क्षमता रखना। आपका करियर बदल सकता है, बाजार बदल सकता है, देश की नीतियां बदल सकती है, आपके परिवार की जरूरतें बदल सकती हैं। अगर आप जरूरत के समय झुक नहीं सकते तो टूट जाओगे, लेकिन अगर आप लचीले हो तो हर तूफान के बाद फिर खड़े हो सकते हो। प्रतीक ने अपने बचत में अब एक नया हिस्सा जोड़ा, फ्लेक्सिबिलिटी फंड, जिसे वो सिर्फ उन्हीं हालातों के लिए रखता था जहां उसे अचानक नई दिशा में कदम उठाना पड़े। वो अब अपनी स्किल्स पर भी काम कर रहा था, ताकि कभी नौकरी छूट भी जाए तो वो किसी और सेक्टर में जा सके। मॉर्गन हाउसल का संदेश है, लचीलापन आपको कभी भी जीरो पर वापस नहीं जाने देता। एक पुरानी कहानी है, एक पेड़ था मजबूत, ऊंचा, अकड़ा हुआ, और उसके पास एक बांस का पौधा, पतला पर लचीला। तूफान आया, पेड़ टूट गया, बांस झुक गया और तूफान के बाद फिर सीधा हो गया। यही फर्क है अकड़ और लचीलापन में। तो दोस्तों, इस अंतिम अध्याय की सबसे बड़ी सीख क्या है? हर प्लान पर अंधविश्वास मत करो, बल्कि खुद पर भरोसा रखो
कि तुम बदलती परिस्थितियों में भी टिके रहोगे। लचीलापन तुम्हें स्थिर रखता है जब सब कुछ बदल रहा होता है। दौलत सिर्फ वो नहीं जो बैंक में है, बल्कि वो भी है जो आपके अंदर है। लचीली सोच, सीखने की भूख और फिर से खड़े होने की हिम्मत। आज प्रतीक ना सबसे अमीर है, ना ही सबसे स्मार्ट, पर अब वो संतुष्ट है, खुश है और आजाद है। उसने सीखा, पैसा केवल एक साधन है, मकसद है शांति, आजादी और अपने फैसले खुद लेने की ताकत। और यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का असली सार। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में पैसा कमाने से ज्यादा पैसा समझना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़िए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और क्विक बुक ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब की कहानी में।